धरना प्रदर्शन में इनकी परीक्षा फंसकर रह जाती है। दरअसल हम इन युवाओं को केवल धरना प्रदर्शन करते हुए देखते हैं, उनके जीवन में झांक कर नहीं देखते कि आ कहां से रहे हैं, इनके सपने क्या हैं, इनके पिता क्या करते हैं, इनकी मां क्या करती हैं, किन मुश्किलों का सामना करते हुए ये स्कूल कॉलेज गए और अब इस परीक्षा तक पहुंचे हैं। क्योंकि आप छोटे वीडियो देखने लगे हैं, शॉर्ट वीडियो देखने लगे हैं, रील्स देखने लगे हैं, आपको बीमार किया जा रहा है। सरकार और तकनीकी यही चाहती है कि आप कुछ भी ठहर कर ना देखें, आप में देखने और समझने की चेतना का विकास ही ना हो। जल्दी जल्दी वीडियो देखने से हालात नहीं बदल जाते हैं। तो यह वीडियो लंबा है और आप इसे पूरा देखिए तो बात समझ में आएगी। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की लड़की हूँ और मैं एक निर्धन परिवार से आती हूँ। सर 2019 में जब से उत्तराखंड बंद दरोगा की विज्ञप्ति आई थी, मैंने तभी से बहुत मेहनत से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं तैयारी कर सकूं, किसी कोचिंग ले सकूं। मैंने घर पर रह के ही उसी दिन से दिन रात एक कर दिया कि मुझे जॉब करनी है। उसके बाद में 2020 में एग्ज़ाम नहीं होता है कोविड को लेके, 2021 में एग्ज़ाम होता है। 2021 में हमने एग्ज़ाम दिया है, ठीक 6 महीने बाद इसका रिज़ल्ट निकल के आता है जनवरी 2022 में, और उसके भी ठीक 6 महीने बाद जून की तपती गर्मी और उमस में हमारा फिजिकल होता है 25 किलोमीटर, जिसके लिए हमने 5-6 महीने लगातार प्रैक्टिस की होती है। सर उसके बाद ठीक 6 महीने बाद 30 दिसंबर को कहा जाता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, वो भी संशय के आधार पे, बिना किसी रीज़न दिए, बिना किसी को एसटीएफ की अभी जाँच चल रही है, बिना किसी को गिरफ्तार किए। और जो भी गलत है अगर इस एग्ज़ाम में, मैंने मान लिया। पहली बात तो मेरिट में कोई ऐसा एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिससे एसटीएफ ने पूछताछ की है या जिसको एसटीएफ ने पकड़ा है। अभी एसटीएफ की जाँच इनिशियल स्टेज पे ही थी कि बोल देते हैं कि तुम्हारी भर्ती रद्द और तुम्हारा री-एग्ज़ाम होगा, और ठीक 2 महीने बाद री-एग्ज़ाम होगा। सर आप, हमारी स्थिति जो 4 साल पहले थी, क्या आज वो स्थिति है? ठीक आज नहीं है ना सर, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया पढ़ना, उस टाइम मेरे पापा भी थे। पेपर से एक महीना पहले, ठीक 1 महीना पहले मेरे पापा का निधन हो गया। अब मैं अपने घर की बड़ी हूँ, मैं अपने परिवार को देखूँगी या मैं फिर से दोबारा से तैयारी करने की स्थिति में हूँ? सर हमारे साथ, मतलब गवर्नमेंट भी हमारी सुध लेने को राज़ी नहीं है, और हमारा बस सिर्फ़ ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि जिसने सज़ा सज़ा उसको दो जिसने गलती की है। किसी की गलती की सज़ा हम हमें क्यों दी जा रही है? हमारी तो कोई सुध लेने वाला ही नहीं है। मतलब बोल के चले गए कि पेपर रद्द, तो पेपर रद्द। ऐसा कैसे हो सकता है सर? हमारी भी तो कम से कम किसी को तो, ना गवर्नमेंट हमारी सुध ले रही है, ना क्या कहते हैं युवाओं की सरकार बताते हैं हमारे धामी जी कि ये युवाओं की सरकार है। युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं को सड़कों पे बैठा रखा है पिछले 4 दिनों से। 4-5 दिनों से हम देहरादून की सड़कों पे भटक रहे हैं। हमारी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। हमारा बस यही कहना है कि हमें जॉइनिंग चाहिए, क्योंकि हम किस स्थिति में हैं, इस स्थिति से हमें बाहर कैसे भी करके निकाला जाए, क्योंकि समाज में भी सिर्फ़ एक यही धारणा है, अगर वो स्थितियाँ नहीं है मेरी कि मैं दोबारा से तैयारी करती हूँ, अगर री-एग्ज़ाम करवाते हैं ये और मेरा नहीं निकलता है, तो क्या मेरी समाज में कोई इज़्ज़त नहीं है? समाज के लोग मुझे हेय दृष्टि से देखेंगे, मुझे शंका की नज़रों से देखेंगे कि हाँ, इसने शायद उस टाइम नकल की होगी या उस टाइम इसने कुछ किया होगा गलत काम, जो जिससे ये सेलेक्ट हुई, इस बार नहीं सेलेक्ट हो पाई। अभी आपने जो आवाज सुनी, इसी परीक्षा की सताई एक छात्रा की थी और यह ऐसी ही एक छात्रा का घर है। हम आवाज के साथ ऐसी किसी छात्रा का घर दिखाना चाहते हैं ताकि आप देख सकें कि 2047 में जिस भारत की अर्थव्यवस्था 30 से लेकर 40 ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है, उस भारत की एक लड़की 2023 में किस तरह के घरों में रहती है, उसकी मेज और बिस्तर पर किस तरह की किताबें रखी हुई हैं। प्रतियोगिता की यही उपयोगिता है कि गाइड बुक का बाजार चलता रहे और छात्रों का जीवन बर्बाद होता रहे। सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि हर हर भाषण में हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी हर बात में कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, युवाओं के साथ सही होगा, मेहनतियों के साथ सही होगा। इतने पर भी अगर सब कुछ सही नहीं होता है ना, तो हम भी हमेशा के लिए इनके साथ न्याय करेंगे। 2024 भी है, 2027 भी है, हमेशा के लिए इनके साथ न्याय करेंगे। जिस तरह से इन्होंने हमारे साथ किया है, हमारा गला काटा है, हमारी मेहनत की लूट की है। 4-4 साल आसान नहीं होता है, एक बार इन्हें बैठा के देखो एग्ज़ाम में। और तो और अगर आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया जी हैं, आज उनसे कहिए कि वो अपना पीसीएस का एग्ज़ाम आज की डेट में निकाल के दिखाएँ। 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन इन लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से। हमारी बात को दबाया जाता है, हम पे झूठा मुकदमा किया जाता है कि अगर तुम रैली निकालोगे या फिर आंदोलन करोगे या धरना दोगे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमे कर देंगे, और हमें धमकियाँ दी जाती है कि ऐसे-ऐसे चार्जेस लगा देंगे कि तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। सर हमारी हेल्प कीजिए, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और तो और उत्तराखंड की मीडिया भी इतनी शर्मनाक स्थिति है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्ता की चमचागिरी कर सकती है और कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ़ जूते चाटने का काम कर रही है बस, और कुछ भी नहीं कर रही है।
वन दारोगा या किसी सरकारी परीक्षा को कवर इस तरह से किया जाता है कि कोई खबर तक ना पढ़े और पढ़ ले तो उसमें कुछ भी ना मिले। इन युवाओं की जिंदगी इस तरह से बर्बाद की जा रही है। एक छात्रा के पिता बीमार हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, जिस दिन काम पर नहीं जाते उस दिन कोई पैसा नहीं मिलता। नौकरी उसका सपना है, मगर परीक्षा उसके सपने को कुचल दे रही है। सिर्फ उसके सपने को ही नहीं, उसके बाद उसकी छोटी बहन के सपने को भी। छात्रा का चेहरा हम नहीं दिखा सकते, मगर आवाज से आप महसूस कर सकते हैं कि इन परीक्षाओं ने इन नौजवानों के साथ क्या कर दिया है। मेरी छोटी बहन अभी कक्षा 12 में पढ़ती है। हाई स्कूल में उसने बहुत अच्छे मार्क्स लाई थी, 87% लाई थी। मुझे पूरा यकीन है 12th में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन मैं उसको आगे कैसे पढ़ाऊंगी? मेरे पिताजी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो उसे अच्छी हायर स्टडीज़ दे सकें। तो ऐसे में मैं उसे कैसे, मैं कैपेबल होती आज तो मैं सपोर्ट कर पाती अपनी फैमिली को, क्योंकि मैं भले ही कितनी भी प्रतिभावान क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास मेरे पैसे नहीं है, मेरे पास मेरी नौकरी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरों ने चीटिंग की, क्योंकि दूसरों ने भ्रष्टाचार किया और मेरी मेहनत। सर, मुझे यहाँ से अपने घर से वहाँ मेन रोड तक जाने के लिए 4.5 किलोमीटर पैदल जाना होता है। क्या हम लोग पैसे दे सकते हैं? क्या हम लोग 15 लाख रुपये घूस खिला सकते हैं? मैंने हाई स्कूल में अपने स्कूल में टॉप किया, मैंने 12th क्लास में मेरी फर्स्ट डिवीज़न है, मेरी BSc में फर्स्ट डिवीज़न है और मेरी MSc में भी फर्स्ट डिवीज़न है। ऐसा भी नहीं है कि मैं जस्ट 60% लाती हूँ। मेरी MSc में भी बहुत अच्छे मार्क्स है, मेरी 80% से नीचे आज तक कभी मार्क्स नहीं आए। मेरे MSc में भी मेरी 73% है। क्या आपको लगता है कि हम घूस खिला सकते हैं? इस परीक्षा में धांधली का आरोप लगा है, लेकिन इसे पास करने वाली एक लड़की कह रही है कि उसके घर की हालत देख लीजिए। क्या यह लड़की 15 लाख रुपए घूस दे सकती है? अगर धांधली हुई है तो क्या इस लड़की की गलती है? यह लड़की किसकी गलती की सजा भुगत रही है? अगर सिस्टम सही होता, ईमानदार होता, तो आज इस लड़की की यह हालत ना होती। यह लड़की जिस तबके से आती है वही भारत का असली चेहरा है। सोचिए, एक सिपाही 12 घंटे की ड्यूटी करता है, एक ओला उबर चलाने वाला ड्राइवर दिन रात कार चलाता है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी और नौकरी मिलेगी। लेकिन क्या उसे पता है कि उसके बच्चों का जीवन किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है ताकि उसका परिवार इसी तरह गरीबी के चक्र में फंसा रहे? जिस दिन वन दारोगा की परीक्षा निरस्त की गई, उस दिन एक छात्रा ने जो कहा, उस समय की प्रतिक्रिया आप जरूर सुनिए। हमारा आज ही निरस्त का निर्णय लिया गया है, ये UPSC के द्वारा डिसीजन जिसे ये कह रहे हैं। हम आज रात भर यहाँ से नहीं उठने वाले। हम या तो ये डिसीजन पलटेंगे या तो फिर कोई ना कोई तो दुर्गति ये देखेंगे, दुर्घटना कुछ ना कुछ होगी और सबसे पहले यही लोग फंसेंगे, यही लोग इसके कारण इसके जिम्मेदार माने जाएंगे। हम लोग आज रात, ये आप देख सकते हैं कितना ठंडा हो रहा है, देहरादून में कितना ठंड पड़ रही है, कोल्ड वेव चल रही है और हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। चाहे कुछ हो जाए, बर्फ पड़ जाए, चाहे कुछ आ जाए, कोई भी हमें यहाँ से हटा नहीं सकता है। लेकिन अचानक से हमें आज सुबह न्यूज़ मिलती है कि तुम लोगों का भर्ती भी निरस्त कर दी गई है। सर, एकदम बेसलेस ये जो इन्होंने तर्क यहाँ पर दिया है, ये बिल्कुल ही निराधार है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारी भर्ती निरस्त क्यों कर दी गई है। अगर इनको लगता है कि ये आंदोलन बस इतना ही रहेगा, अगर ये अपने युवाओं को न्याय नहीं दे सकते, तो इन्हें युवा की शक्ति को भी जानना चाहिए और हम यहीं पर बैठे रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता। अखबारों में इस परीक्षा से संबंधित तमाम खबरें छपी हैं। पिछले सितंबर की एक खबर में मुख्यमंत्री धामी का बयान छपा है कि दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और ईमानदारों के साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन दिसंबर 2022 में परीक्षा निरस्त कर दी जाती है, रद्द हो जाती है। अब जब यह परीक्षा फिर से होगी तो जिन छात्रों ने चोरी नहीं की, ईमानदारी से दी, उनके साथ न्याय किस तरह से होगा? क्यों उन्हें दोबारा परीक्षा देने की नौबत आई है? क्या इन सभी नौजवानों की गलती थी? एक परीक्षा 3 साल में पूरी नहीं हो सकती इस देश में? 2019 से 2022 आ जाता है और परीक्षा होकर कैंसिल होती है। क्या इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा? यही वो खबरें हैं जिसे लेकर आम लोगों को सचेत होना है। खबरों को देखने का तरीका बदलना है। गोदी मीडिया के चैनलों को देखने की आदत आपको बदलनी है, छोड़नी है। एक तरफ आपके बच्चों का गला घोंटा जा रहा है, दूसरी तरफ आपको चीन और जापान की खबरें दिखाने का सपना बेचा जा रहा है। बेहतर है आप इसे आज ही समझ लें और रवीश कुमार ऑफिशियल देखते चले। जंतर मंतर जाएंगे, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वन दारोगा की परीक्षा सही से नहीं हो सकी। क्या किसी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया? इस सरकार बनाम उस सरकार की बहस से क्या इनकी जिंदगी के साल वापस आ जाएंगे? 3 साल इनके बर्बाद हुए हैं। खबरों के अनुसार अब यह परीक्षा फिर से होनी है। STF जो जांच कर रही है उसने पाया है कि नकल हुई है, पेपर लीक हुए हैं। आयोग का फैसला है कि जब परीक्षा दोबारा होगी तो वही बैठेंगे जिन्होंने पहले लिखित परीक्षा दी थी। क्या इससे उनकी मानसिक परेशानी कम हो जाती है? यह केवल इनके साथ नहीं हो रहा है जो देहरादून में सड़क पर बैठे। जो भी किसी ना किसी रूप में सरकारी सिस्टम के करीब जाता है, चाहे वो छात्र हो, किसान हो या बिजनेसमैन हो, किसी भी राज्य में, आप उसके अनुभव पूछिए, आपको लगेगा कि रिश्वत से बड़ा सत्य इस देश में कुछ भी नहीं है।
जो जहां जिस कुर्सी पर है उसके आधार पर वसूलने से डरता भी नहीं। वसूली के अलग अलग तंत्र बन गए हैं। रिश्वत और अपने आदमी को सेट कर देना यहां की नैतिकता हो गई है। यहां के समाज में दलाली करने पर किसी तरह का नैतिक संकट नहीं होता है। आप दलालों की गाड़ियां देखिए, उनके कपड़े देखिए, उनके घर देखिए, जिन महफिलों में जाते हैं उनका स्वागत देखिए, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में, राजनीतिक प्रतिष्ठा में आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। उनके पास सब कुछ है। वो इस सिस्टम में तोड़ निकालने के हुनर रखते हैं। तो इस समाज में जहां अदालत के फैसले से लेकर सरकार के आदेश तक में संदेह की पर्याप्त गुंजाइशें मिल जाती हैं, वहां यह मान लेना कि सरकारी परीक्षाएं दोष मुक्त हो जाएंगी असंभव है। लेकिन मुद्दे उठाने पड़ेंगे और प्रयास करते रहने पड़ेंगे। आप देख रहे थे रवीश कुमार ऑफिशियल। सब्सक्राइब करते रहिए और ज्वाइन तभी करिए जब आप सक्षम हों। इसका कोई दबाव ना लें। हमें जरूरत तो है, लेकिन आपकी जरूरत का भी ख्याल है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।